हेलो एवरीवन, जीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुगल साम्राज्य या मुगल सल्तनत, जिसमें हम आपको मुगल साम्राज्य के क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। इस सीरीज का ये पार्ट 6 होगा। जिसने भी अभी तक पुराने पार्ट 1 से 5 तक नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियोस का लाभ ले सके। और जो हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियोस को शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? देखिए, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। प्राचीन काल में इसको उत्तरापथ कहा जाता था। जो मौर्य काल में निर्मित सड़क थी, जो कि एक कच्ची सड़क थी सिंध से लेकर बंगाल में सोनार गांव तक, उस पुरानी सारी सड़क को 15वीं शताब्दी में सुल्तान शेर शाह सूरी ने पक्का करवाया। वो एक प्रथम पहले ऐसे बादशाह थे जिन्होंने पक्की सड़क का निर्माण करवाया, जो कि बंगाल के सोनार गांव से लेकर सिंध प्रांत तक बनवाई गई थी। ठीक है, इस सड़क का उपयोग जो घुड़सवार थे वो डाक लाने ले जाने के लिए इसका उपयोग करते थे। ठीक है, इस सड़क को सड़क ए आजम भी कहा जाता था। बंगाल से लेकर पेशावर तक ये सड़क थी। ठीक है, जिसकी लंबाई जो थी कितनी थी? 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर लंबी ये सड़क थी। इसका निर्माण किसने किया? शेर शाह सूरी ने इस 2500 किलोमीटर लंबी सड़क को क्या करवाया? पक्का करवाया। ठीक है, 1542 ईस्वी में इसका निर्माण उन्होंने करवाया था। ठीक है, और दूरी को मापने के लिए इसमें जगह जगह पत्थर लगवाए, छाया के लिए वृक्ष लगवाए, पानी की व्यवस्था के लिए सरायों का निर्माण कराया गया है। ठीक है, और वर्तमान में इस रोड को, ये जो सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको NH2 के नाम से जाना जाता है। NH2, नेशनल हाईवे नंबर 2। क्वेश्चन है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? देखिए, जो ताजमहल है वो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इन्होंने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। 1632 से लेकर 1653, लगभग 20-21 वर्षों में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से इसका निर्माण करवाया गया है। ये एक मकबरा है और 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व की विरासत स्थली के रूप में भी नामित किया गया। ये भारत में मुस्लिम कला का गहना है और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक है। मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना गया है इसे। ठीक है, और जो इसके प्रमुख रूपांकनकर्ता के रूप में जो वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्हें इसका प्रमुख रूपांकनकर्ता माना जाता है। ठीक है, इसकी जो वास्तुकला है, वास्तुकला की शैली है वो फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला है। ठीक है, इनके घटकों से इन सभी के घटक इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो इस तरह ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किससे जोड़ती है? देखिए, शेर शाह के द्वारा एक सबसे लंबी रोड का निर्माण कराया गया जो बंगाल के सोनार गांव से आगरा, दिल्ली और लाहौर होते हुए सिंध प्रांत तक जाती है। ठीक है, और इसे सड़क ए आजम भी कहा गया। ठीक है, ये सबसे लंबी रोड है। चूंकि इसका निर्माण शेर शाह द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे ही आगे चलकर जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, उसके द्वारा इसे GT रोड भी कहकर पुकारा गया। तो ये जो है पंजाब को आगरा से जोड़ती है। इसका सही आंसर है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? देखिए, अगर हम ऑप्शनों की बात करें तो पहला है तराइन की लड़ाई। पहली लड़ाई जो तराइन का युद्ध हुआ था वो 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है, और तराइन की दूसरे जो युद्ध है वो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हरा देते हैं। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध, अगर पानीपत का प्रथम युद्ध देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल
1526 ईस्वी में जो मुगल सम्राट होते हैं बाबर, उनके और जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोदी के बीच होता है। और इसी युद्ध के साथ ही जो दिल्ली सल्तनत है वो समाप्त हो जाती है और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा पानीपत की पहली लड़ाई। और अगर हम 4 ऑप्शन की बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो ये जो लड़ाई है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना और बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? देखिए, जो मुगल सम्राट थे शाहजहां, उन्होंने 1638 ईस्वी में जो राजधानी आगरा थी उसे दिल्ली स्थानांतरित किया, जिसे परंपरागत रूप से शाहजहांबाद के नाम से भी जाना जाता है। किसे? दिल्ली को। तो शाहजहां ने आगरा से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? देखिए, जो तुलसीदास थे उनका जन्म हुआ था 1523 ईस्वी में बांद्रा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और वे जो मुगल सम्राट थे अकबर, उनके समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार किया। ठीक है, और राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भक्ति पर विशेष बल दिया। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनके कई और ग्रंथ थे, जैसे बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि प्रमुख उनकी रचनाएं थी। ठीक है, तो तुलसीदास जो थे वो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? देखिए, दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से 3 किले। आगरा का किला 1566 में अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो लाहौर का किला था, लाहौर का किला भी 1560 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, और जो इलाहाबाद का किला था वो 1583 ईस्वी में प्रयागराज का जो संगम है उसके निकट स्थित है। इसे 1583 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बचा ग्वालियर का किला, वो 8वीं शताब्दी में निर्मित किला है, जो कि एक हिल फोर्ट है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, इसमें 2 महल हैं, एक है गुरजारी महल और एक है मन मंदिर महल। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 8वीं शताब्दी में मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। जो ग्वालियर का किला है वो सही ऑप्शन है, इसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? देखिए, तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और उनका जो प्रारंभिक नाम था वो रामतनु पांडे था। ठीक है, और ये जो थे वो वृंदावन के एक महान संगीतज्ञ थे, स्वामी हरिदास, उनके शिष्य थे। जो अकबर थे उन्होंने इनके संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने इनको अपने नवरत्नों में शामिल किया और उस समय इन्होंने कई नई रागों का निर्माण किया और उनके समय में जो द्विपद गायन थी उस शैली का विकास हुआ था। ठीक है, और अकबर ने इनको कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक, इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हाड़ा, मियाँ की टोडी। और संभवतः ये माना जाता है कि जो तानसेन थे उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। तो रामतनु पांडे जो है इनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? देखिए, जो असीरगढ़ का दुर्ग था उसे मध्यकाल में दक्कन की कुंजी माना जाता था। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था और खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर। तो बुरहानपुर पर स्वयं अकबर ने 1599 में आक्रमण किया और उस समय वहाँ के जो शासक थे मीरन बहादुर वो थे, उन्होंने स्वयं को असीरगढ़ के किले में ही सुरक्षित किया। इसलिए अकबर ने असीरगढ़ के जो किले थे उसका घेराव किया और उसके जो दरवाजे थे उनको सोने की चाबी से खोला। यहाँ पर सोने की चाबी से खोलने का अर्थ है
कि उन्होंने जो वहाँ के अधिकारी थे उनको बहुत सारे रुपए बांटे और उन्हें कपटपूर्वक अपनी ओर मिला लिया। फिर 21 दिसंबर 1600 में जो वहाँ के शासक थे मीरन बहादुर, उन्होंने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन वास्तविक रूप से अकबर ने 1601 ईस्वी में इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इसके बाद जो शासक थे मीरन बहादुर, उनको बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। ठीक है, और ये जो विजय थी असीरगढ़ की, वो अकबर की अंतिम विजय थी और इन विजय के पश्चात अकबर ने स्वयं को दक्षिण के सम्राट की उपाधि, मतलब स्वयं दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण कर ली। तो असीरगढ़ का जो किला था उसे दक्कन की कुंजी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक है। देखिए, सूफी शेख मुबारक के पुत्र आबुल फजल, इनका जन्म 1550 में हुआ था। ये जो है आईने अकबरी के लेखक थे। ठीक है, और ये जो है अकबर के मुख्य सलाहकार व सचिव थे। इन्हें इतिहास, दर्शन, साहित्य पर पर्याप्त जानकारी थी और अकबर के जो दीन इलाही धर्म था उसके मुख्य पुरोहित भी थे। ठीक है, अकबरनामा जो इन्होंने लिखा था, तो जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का ही तीसरा भाग था। ठीक है, आईने अकबरी के भी 5 भाग थे। आईने अकबरी के प्रथम भाग में बादशाह की दिनचर्या, ठीक है, उसके दरबार के शिष्टाचार, दीन इलाही आदि नियमों का उल्लेख था। ठीक है, 5वें भाग में अकबर की कहावतें और आबुल फजल की आत्मकथा का वर्णन था। ठीक है, इसके साथ ही इनकी मृत्यु 1602 ईस्वी में होती है, जब वह सलीम अर्थात जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे होते हैं, तब रास्ते में बुंदेला सरदार द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो आईने अकबरी जो कि अकबरनामा का ही एक हिस्सा है, उसका जो लेखक है वो अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था और पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही इन्होंने, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, उसके साथ ही इन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और इनकी जो मृत्यु होती है वो काबुल वापस जाते समय लाहौर में होती है और इनके जो शव है उसको आगरा लाया जाता है और पहले उसको आगरा में दफनाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके जो मृत शरीर है उसको काबुल ले जाया जाता है और वहाँ पर इसको दफनाया जाता है। और आज भी काबुल में जो बाबर है उनका मकबरा स्थित है। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लाहौर में, और उनका मकबरा काबुल में स्थित है और इनकी मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? देखिए, जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो लाहौर में हुई थी। कब? 1530 ईस्वी में। और उनके जो शरीर है, शव, उसको पहले आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन उनकी पूर्व इच्छा के अनुसार उनके शव को आगरा से काबुल ले जाया जाता है, वहाँ एक बाग में उनके शव को दफनाया जाता है। तो इस तरह उनकी इच्छा के अनुसार उनके शव को काबुल में दफनाया जाता है और यहाँ आज भी उनका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति निरक्षर था? देखिए, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट की राणा वीरसाल के महल में जन्मे अकबर महान, जिन्होंने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया, वो एक निरक्षर व्यक्ति थे और अशिक्षित होते हुए भी उन्होंने विद्या तथा विद्वान दोनों को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, अकबर ने बांग्ला, उड़ीसा, हिंदी और कई क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, उन्होंने खगोल विद्या के अध्ययन के साथ साथ गणित को भी अनिवार्य विषय बनाया और अकबर ने व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया था। ठीक है, जो अकबर थे वो एक अशिक्षित व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? देखिए, हल्दी घाटी राजस्थान में 2 पहाड़ियों के बीच स्थित एक सकरी सी घाटी, जिसमें मिट्टी का कलर हल्दी जैसा पीला होने के कारण इसका जो नाम है वो हल्दी घाटी पड़ा। ये जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप और अकबर की जो सेना है उसका नेतृत्व किया गया था आमेर के राजा मान सिंह और आसफ खान के द्वारा। ठीक है, इनके नेतृत्व में अकबर ने
महाराणा प्रताप के मेवाड़ पर क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, अकबर जो था, अकबर चाहते थे कि वो मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीत लें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे वो अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर भाग गए। ठीक है, वहां पर उन्होंने आश्रय लिया और ये जो अभियान था वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बाद जब 1557 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और उनका जो पुत्र होता है अमर सिंह उनका उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, और उनके शासनकाल में भी 1599 मान सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर जो मुगल सेना है वो मेवाड़ पर आक्रमण करती है और अमर सिंह की पराजय के बाद भी जो मेवाड़ अभियान है वो पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसके बाद इस अभियान को किसके द्वारा पूरा किया जाता है, जहांगीर के द्वारा। तो जो हल्दी घाटी युद्ध है वो मुख्य रूप से अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व जो आमेर के राजा थे मान सिंह और आसफ खां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। देखिए, अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में 1580 से 81 के बीच आईने दहशाला अथवा 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। जो आईने दहशाला था वो अकबर का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था। इस प्रणाली में क्या किया जाता था, भू राजस्व से संबंधित ही यह प्रणाली, और इस प्रणाली का वास्तविक जो प्रेरक था वो टोडरमल था। ठीक है, तो जो टोडरमल है वो भू राजस्व के लिए उत्तरदायी था और टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में छतरी कुल में हुआ था। ठीक है, और प्रारंभिक जो जीवन था टोडरमल का वो शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करके गुजरा और 1562 में ये अकबर की सेना में आया और इसके बाद 1572 ईस्वी में उसे गुजरात का दीवान बनाया गया। इसके बाद 1582 ईस्वी में वहाँ उसे प्रधानमंत्री बनाया गया वहाँ का। ठीक है, और इसके बाद उनने कई भूमि से संबंधित जो सुधार किए। ठीक है, टोडरमल एक सैनिक और सेना नायक के रूप में भी कार्य किया और इनकी मृत्यु हो जाती है 1589 ईस्वी में। ठीक है, तो जो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व संबंधित जो सुधार थे वो किसके द्वारा किए गए थे, टोडरमल के द्वारा। इसी के साथ ही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, लाल बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। इसका आंसर आप सभी दीजिए। ठीक है, डिटेल में दीजिए और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब